मैं राजेंद्र कुमार सिंह सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में लोकतंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्रों का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा आजकल है। प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द घृणित और निंदनीय रहा है। प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानते थे। लोकतांत्रिक सरकारों को अपने आधुनिक स्वरूप तक पहुंचने में बहुत समय लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही लोकतंत्र शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। आज तो लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप बन गया है। लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा। लोकतंत्र के अर्थ पर सर्वाधिक मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है तो कतिपय अन्य विद्वानों ने इसे शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप बतलाया है। सार्टोरी ने लिखा है, लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबरमय नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। अब्राहम लिंकन इसकी परिभाषा जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन कहकर करते हैं। सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जिसमें जनता का बड़ा भाग शासन करता है। हंसा के अनुसार लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम निर्णय रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, अपितु सरकार की नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण रखने, उसे अपदस्थ करने की विधि भी है। ऊपर लोकतंत्र को शासन और राज्य के प्रकार के रूप में दर्शाया गया है। लोकतंत्र केवल राज्य के प्रकार व शासन का रूप ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से समाज का ज्ञान होता है जिसके अंदर का प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है और जाति, रंग, धर्म, संपत्ति के भेद बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। लोकतंत्र को आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी देखा जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं, अपितु यह जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। गिडिंग्स के मत में लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण है। मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ करते हुए लिखा है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि या समाज के ढांचे से ही नहीं है वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उसमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। संक्षेप में लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। एक सामाजिक व्यवस्था है। एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। एक जीवन पद्धति या जीने का ढंग है। एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति तथा एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श है।
अवधारणा के रूप में लोकतंत्र के 3 अंतर संबंधित अर्थ किए जा सकते हैं। यह निर्णय करने की विधि है। नंबर 2, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। यह आदर्शात्मक मूल्यों का समूह है। नंबर 1, निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा था कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक ढंग में पदाधिकारियों का चुनाव सबके द्वारा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब पर शासन होता है, अर्थात वे ही निर्णय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं, जिनमें विचार विनिमय, जनसहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आदि तत्व होते हैं। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान के कई प्रावधान होने चाहिए, जैसे जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प। नंबर 2, मताधिकार की पूर्ण समानता। नंबर 3, निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता। नंबर 4, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता। निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उन राजनीतिक पद्धति में विद्वान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होना चाहिए। सरकार निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति अपने समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में नियतकालीन निर्वाचनों के माध्यम से ही जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में राज्य का न केवल संविधान हो अपितु संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल कानून के अनुसार ही संचालित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए भी यह आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल और दबाव समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। राज्य में जनता सर्वोपरि संप्रभु होती है। आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कतिपय आदर्शों अथवा मूल्यों पर टिकी होती है। लोकतंत्र के आदर्श है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समता का सिद्धांत आदि लोकतंत्र के आदर्शात्मक मूल्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि एक बार हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की बात करते हुए अपने शासन को जर्मन लोकतंत्र कहना पसंद किया। कहीं लोकतंत्र को राज्य का रूप माना गया है तो कहीं से समाज और जीवन का ढंग कहा गया है। ऐसी स्थिति में स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र संबंधी विचारों में आजकल बहुत अंतर आ गया है। यह वैचारिक अंतर लोकतंत्र के सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों में भी दृष्ट है। इस कारण लोकतंत्र का अनेक दृष्टिकोण सामने है जो इस प्रकार है। लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण की हम चर्चा करते हैं। पारंपरिक उदारतावादी सिद्धांत को हम प्रतिष्ठित या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत पिछली 3 शताब्दियों में विकसित हुआ। बेंथम
J.S. मिल, T.H. ग्रीन, अब्राहम लिंकन आदि इस उदारतावादी धारणा को स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के उदारतावादी सिद्धांत का विकास आधुनिक युग के प्रारंभ से देखा जा सकता है। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार के सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति के मूल्य को सर्वोच्च मानते हुए तमाम चिंतन का केंद्र व्यक्ति को माना। हॉब्स ने लोकतंत्र के दृष्टिकोण के जिस महत्वपूर्ण तत्व को विकसित किया वह था सरकार राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम। लोक राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित करता है। संवैधानिक सीमित सरकार के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। 18वीं शताब्दी में तर्कवाद के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता को महत्व दिया। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी, न्यायिक में पृथक्करण की सिफारिश की। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में अपना सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान मसीहा के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में अमेरिका तथा फ्रांस में क्रांतियों द्वारा लोकतंत्र के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी दार्शनिकों बेंथम J.S. मिल ने लोकतंत्र के समर्थन को इस आधार पर दिया कि वह शासन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए आवश्यक है। बेंथम ने तो स्पष्ट तौर से प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत दिया, जिसमें सरकार जनता के बहुमत द्वारा चुनी गई होनी चाहिए। बेंथम के विचारों का समर्थन करते हुए J.S. मिल ने विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। 20वीं शताब्दी में अर्नेस्ट पार्कर, डेबी, लिंडसे, लास्की, पेनोक आदि ने लोकतंत्र का समर्थन किया। लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के बुनियादी तत्व निम्नलिखित हैं। सब व्यक्ति समान है। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए। सरकार बहुमत की होनी चाहिए। जनता की इच्छा सरकार की शक्ति का आधार है। राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत है। सरकार का उद्देश्य सामान्य जन का भला करना तथा व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार सीमित होनी चाहिए। जनता के विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र का सरकार द्वारा आदर किया जाना चाहिए। नंबर 2, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग सिद्धांत। मैस्को, पैरेटो, मिचेल्स, बर्नम आदि विचारकों ने लोकतंत्र का विशिष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन लेखकों ने उदारतावादी लोकतंत्रों को शंकास्पद पाया और इनका मानना है कि आधुनिक युग में हर शासन अल्पतंत्र है, जिसमें केवल कुछ शक्तिशाली नेता लोग ही अपना प्रभाव एवं शक्ति रखते हैं। ये लोग विशिष्ट वर्ग के होते हैं। जनता का शासन तो एक धोखा है, जहाँ कहीं भी सरकार होगी तथा राजनीतिक संगठन शासक होंगे, वहाँ सत्ता केवल अल्पमत के पास होगी, क्योंकि ये ही नेतृत्व प्रदान करते हैं। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का सिद्धांत इस बात का खंडन करता है कि सरकार जनता के द्वारा चलाई जाती है। पैरेटो ने शासक वर्ग, मॉस्को ने राजनीतिक वर्ग, मिचेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग आदि कहकर पुकारा है। लास्वल के अनुसार राजनीतिक विशिष्ट वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का होता है। शक्ति रखने वालों में नेतृत्व समाज के सभी आते हैं, जिसमें नेता आते हैं तथा जिनके प्रति नेताओं का उत्तरदायित्व होता है। विशिष्ट वर्ग की धारणा प्रारंभ में लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थी, किंतु अब इसे लोकतंत्र सिद्धांत के आधार रूप में स्थापित करने की चेष्टा की गई है। यह नारा दिया गया कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। शासन जनता के पास नहीं बल्कि केवल एक योग्य, अनुभवी, क्षमता वाले, प्रतिभाशाली विशिष्ट वर्ग के हाथों में होना चाहिए। चुनाव जनता की इच्छा जानने के लिए नहीं बल्कि नेताओं का या विशिष्ट वर्ग का चुनाव करने के लिए होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट वर्ग का शासन है, जो क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा की व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि की शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग चुना जाता है। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग के दृष्टिकोण के बुनियादी तत्व निम्नलिखित है। सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती, जनता के लिए हो सकती है। लोकतंत्र वह शासन है जहाँ जनता के चुनाव के द्वारा अपने शासक विशिष्ट वर्ग चुनती है। 3, बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता, केवल भीड़तंत्र हो सकता है। लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष एवं चुनाव के माध्यम से जनता के वोट पाकर हारते या जीतते हैं। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत।
लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुलतावादी साबित करते हुए विशुद्ध लोकतांत्रिक ठहराते हुए सोवियत संघ अन्य साम्यवादी व्यवस्थाओं को लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। बहुलतावाद का मूल मत अनेकता में एकता स्थापित करना लोकतंत्र है, अनेकता को नष्ट करना लोकतांत्रिक है। बहुलतावादी लोकतंत्र को रॉबर्ट डाल ने बहुतंत्रवाद कहा है। बहुलतावादी लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नीति निर्धारण काम समाज के विभिन्न हित आपसी विचार विनिमय द्वारा करते हैं। बहुलवादियों की मुख्य धारणा है कि शक्ति का प्रयोग विशेषकर राजनीतिक नीतियों का निर्धारण समाज की सब संस्थाओं हितों को मिल बांट कर करना चाहिए।